बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और साथ साथ इसको नोट करते रहना है ताकि आपके लिए इसको सॉल्व करने में आसानी हो। आइए अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये मैंने बना दिया अर्थ को, अर्थ, ये मैंने अर्थ और अर्थ की एक यहां से इतनी हाइट पे मैंने क्या कर दिया है, एक सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जहां भी यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और आप इस चीज को मैथ में बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ चुके हैं कि सेंटर से कहीं भी अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में हो तो उसका रेडियस जो होता है, कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, वो सेम होता है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं, इस लाइन को मैं रिमूव करके कह देता हूं, यहां से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से और सरफेस ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा r है, और r से ऊपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से मैंने एक स्पेसिफिक हाइट पे, जिसको मैंने h का नेम दे दिया, वहां पे एक सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। अब ये सैटेलाइट क्या करती है, सर्कुलर पाथ में, या आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इस तरीके से मूवमेंट करती है। अब ये मूवमेंट किस वेलोसिटी से करती है, उस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। क्या नाम दे देते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का नेम दे देते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, v नॉट से करेंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं कि ये किस ऑर्बिट में, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इस स्पेसिफिक ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो r नॉट के इक्वल होगा। मतलब ये जो r नॉट है, इसको मैं जरा मिटा के थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूं। r नॉट का मतलब क्या है कि ये r नॉट जो है वो r प्लस h के इक्वल होगा। उम्मीद है मुझे ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रही है, उस स्पेसिफिक ऑर्बिट का हमने रेडियस ले लिया r नॉट, और वो r नॉट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, एंड किस हाइट पे हमने अपनी सैटेलाइट को प्लेस किया था। ये डायग्राम है। इस डायग्राम को जिस तरह मैं डेरिवेशन आपकी सॉल्व करूंगा, वैसे वैसे इसको साथ और अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की इस तरीके से आपने हेडिंग दे देनी है। हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे अंदाज से देख लेना है कि मैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग में क्या चीज लिख रहा हूं।
इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरा थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक। आपको पता है वहां पर भी बहुत अच्छे अंदाज से उन थर्ड चैप्टर के लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया गया था कि हर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करना चाहता है उसको एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है। उस फोर्स को क्या नेम दे दिया हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स का नेम दे दिया। तो इसी तरीके से अगर ये ऑर्बिट, एक आपको पता है जो हमारी सैटेलाइट है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करती है, ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ। इट्स मींस इस सैटेलाइट को, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसको भी कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी इन अ मूवमेंट फॉर इन अ सर्कुलर पाथ। इट्स मीन जो फोर्स इसको रिक्वायर्ड है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का क्या होगा? वो ये होगा कि अ सैटेलाइट requires centripetal force to revolve around the earth। क्या मतलब है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि अगर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करना चाहती है इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, तो इसको क्या रिक्वायर होना चाहिए? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहां से है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी बात है, इसको कहां से मिलती है? आपने ये बात याद रखनी है। जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। इसी तरीके से ये सैटेलाइट भी अर्थ के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है किसके दरमियान में? फोर्स एंड द सैटेलाइट के दरमियान में। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आप इसको कह सकते हैं, यही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दिस सैटेलाइट को, कि वो इसके इर्द गिर्द, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द वो क्या कर सके? रिवॉल्व कर सके। अब हम लिखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the earth and a satellite provide necessary centripetal force to the satellite। ठीक है, मीन है आपको इंट्रोडक्शन अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। आपकी बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई, अगर आप चाहते हैं तो आप डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो आपकी सेकंड हेडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी फिगर की हेडिंग भी दे सकते हैं। फिगर आपके सामने बनी हुई है, अगर आप फिगर की हेडिंग नहीं देना चाहते तो डजंट मैटर। लेकिन फिगर के बाद हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग होगी डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? देखिए उन्होंने साफ साफ बताया है हमारी जो टॉपिक है इसकी मेन हेडिंग में कि आपने मोशन फाइंड करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। इट्स मीन कि किसी न किसी स्पीड के साथ मूव कर रही है अराउंड द अर्थ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने यहां पे क्या चीज फाइंड करनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है।
अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप समझ लें जरा कि हमने डेरिवेशन में सबसे पहले क्या चीज देखनी है, वो ये है कि हम कंसीडर करेंगे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका मैस क्या होगा, m होगा। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मैस मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैस को मैंने कंसीडर कर लिया विच इज इक्वल टू m, और वो मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस r0। रेडियस जो है हमारे पास r0 है, और इसके बाद ये मूव की स्पीड से कर रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, और उस वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, v0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए अब हम इसको लिखते हैं, जाकर लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे आपको समझ आ जाए। अभी मैंने आपको दो हेडिंग्स के बारे में बताया है। नंबर 1 हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। नंबर 2 हेडिंग क्या है, फिगर। मैं इसकी फिगर की हेडिंग जो है इसके नीचे इस तरीके से लिख देता हूं, और यहां पे सेकंड पॉइंट लिख देता हूं। आपने जब पेपर को सॉल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से सेकंड ना लिखिएगा, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दीजिएगा मार्कर से, एंड देन फिगर की हेडिंग देके नीचे फिगर बना दीजिएगा फिगर। और थर्ड पॉइंट पे हमारी जो हेडिंग स्टार्ट होगी है वो है डेरिवेशन। आइए डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस। अब मैस के आगे इस तरीके से ब्रैकेट में भी आप m लिख सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m which revolves around the earth in a orbit of radius यहां पे आप r0 लिख देंगे। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस क्या है, रेडियस की जो वैल्यू है वो है r0 विथ the velocity of v0। मतलब ये जो हमारी v0 वेलोसिटी है मैं यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, विच इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहां पे आपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अगर याद हो, आपने अपने यूनिट नंबर जो है वो लास्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 3 है उसमें आपने स्टडी किया होगा कि जो है आपके पास जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उस फॉर्मूले को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्या हमारी ये सैटेलाइट एक हाइट पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे आपने एक और पॉइंट भी लिख देना है, द सैटेलाइट is present at an altitude h। यहां पे आप एल्टीट्यूड h भी लिख सकते हैं, या एल्टीट्यूड की जगह में ब्रैकेट में यहां पे डिस्टेंस भी लिख रहा हूं, या आप डिस्टेंस की जगह यहां पे लिखिएगा, एल्टीट्यूड की जगह आप लिख सकते हैं हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट यहां पे h फ्रॉम द surface of the earth। The necessary centripetal force is given by an equation इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपने नीचे इक्वेशन लिख देनी है। अगर आपने अपना यूनिट नंबर 3 का टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला अच्छे अंदाज से स्टडी किया होगा तो आपको याद आ जाएगी F इज इक्वल टू, यहां पे C आ जाएगा, C फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब यहां पे देखें
हमारे पास मैथ तो चले ठीक है, M फॉर मैस आ जाएगा, F फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, लेकिन यहां पे मूव ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ कर रही है, तो यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी के साथ v नॉट आ जाएगा, और आपके सामने रेडियस क्या है, r नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, r नॉट आ जाएगा। अब जैसे कि आपको यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, आपने काइंडली इस पॉइंट को बहुत अच्छे अंदाज से समझना है। यहां से वो पॉइंट क्या है, देखें, ये अर्थ इस सैटेलाइट को किस पावर के साथ या किस फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जितना इस सैटेलाइट का वेट होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ ये अर्थ इसको पुल करेगी। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, द अर्थ यहां आप लिख सकते हैं द अर्थ अप्लाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ये दोबारा मैं पढ़ देता हूं ये लाइन आपके लिए, द फोर्स अप्लाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप लिख दें, यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लिख देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द सैटेलाइट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। मतलब ये कि ये जो अर्थ है, ये ग्रेविटेशनल पुल जो इस जो है हमारे पास सैटेलाइट है, इसके ऊपर अप्लाई करेगा, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ दैट सैटेलाइट। अब इस इक्वेशन को आपने नेम दे देना है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने इन इक्वेशंस को नेम बहुत अच्छे अंदाज से देना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं ये इंट्रोडक्शन आपके लिए मिटा देता हूं ताकि हम इजीली हम अपनी जो डेरिवेशन है इसको अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सके। मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा क्योंकि डायग्राम से मैंने अभी आपको कुछ और चीजें भी समझानी है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, आपने अगर ये टॉपिक वैसे भी ये वेट और फोर्स वाला टॉपिक यूनिट नंबर 3 में भी एक्सप्लेन किया गया है जिसमें मैथ एंड वेट का टॉपिक आ जाता है। तो अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ आया आप वहां से भी जाके इसको समझ सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं एफ सी किसके इक्वल है, डब्ल्यू डैश। अब ये डब्ल्यू जो है वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको वेट को स्मॉल डब्ल्यू से लिखना है, बिग डब्ल्यू से नहीं लिखना, वो आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर की जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमेशा स्मॉल डब्ल्यू से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू एम जी। अब देखें हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एट सम हाइट पे स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ सी इन इक्वेशन 1। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एफ सी लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एफ सी की वैल्यू ऐड कर दूंगा, विच इज इक्वल टू एम जी एच एंड इट्स इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर ओवर आर नॉट, सॉरी आर नॉट। अब देखें आपको पता है हमने क्या चीज फाइंड करनी है, वी नॉट फाइंड करना है, तो वी नॉट को हम सिंपल यहां पे रहने देंगे, बाकी सब चीजों को हम उठा के उधर ले जाते हैं। तो यहां पे एम जी एच एज इट इज रहेगा, ये मैथ यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आर नॉट यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आ जाएगा, तो ये इसके साथ दोबारा सॉरी यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या चीज रह जाएगी, वी नॉट का स्क्वायर रह जाएगा। अब देखें मैथ
जो है वो आपस में कट जाएगा, मैच कट गया, हमारे पास पीछे जो इक्वेशन रह गई, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकता हूं ताकि आसानी हो मेरे लिए। वी नॉट का स्क्वायर, यहां पे आर नॉट जी एच रह गया है। अच्छा जी, आपको पता है मैंने सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स लेता हूं तो देखिए मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आती है वो क्या आ जाती है, वी नॉट का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट आर नॉट जी एच आ जाता है। ये देखिए स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास जो बकिया इक्वेशन रह जाती है उसको हम यहाँ पे डेरिवेशन के ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी थी इसको मैं खत्म कर देता हूं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो चीज रह जाएगी मेरे पास वो रह जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर नॉट जी एच। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब आपके सामने यहां पे साफ नजर आ रहा है आर नॉट किसके इक्वल है, इज इक्वल टू आर प्लस एच के इक्वल है। कैसे, देखिए मैंने ये जो आपकी जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, उस ऑर्बिट का रेडियस हमने आर नॉट के इक्वल ले लिया। अब वो आर नॉट के इक्वल कैसे होता है, फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाता है, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट अर्थ से लेके हमने एक एच हाइट पे क्या किया है, अपनी ऑर्बिटल और हमने अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्लेस किया है। तो ये रेडियस ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच। देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, वी नॉट एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू आर की जगह क्या आ जाएगा, जी एच यहां पे आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन के बारे में, अब इस इक्वेशन से थोड़ा सा हम इसको दोबारा यहां मिटा लेते हैं। अब इस इक्वेशन में जो चीजें हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मेरा जी एच क्या चीज है, जी एच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल, या आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट। ये आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे ये पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड एच क्या है, एच इज इक्वल टू हाइट on which satellite is placed from the, या यहां पर लिख दें away from the surface of the अर्थ। अब हमारे पास ये हमारा एक अभी पॉइंट, एक ही मेरे पास फाइनल मेरा आंसर आया है। अब इस इक्वेशन को मैंने यहां पे बता दिया है, और सॉरी मैं वी नॉट बताना भूल गया। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बाय विच आपकी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रही है, किसके अराउंड द अर्थ मूव कर रही है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे डायग्राम का काम भी खत्म हो चुका है, इसको इसलिए मैंने मिटा दिया है, और ये मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, या आप इस इक्वेशन नंबर 3 को भी कह सकते हैं, इसको मैं चलें
इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देता हूं। अब चलें जी, मैं इसको बताता हूं। अब मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर या इक्वेशन 2 कह दें, आप सिंपल कह दें जी। इक्वेशन 2 gives us the value, यहां आप कह दें give us the velocity, give us the value of velocity by which satellite is moved if we place it at a h height from the surface of the earth। मतलब ये कि ये इक्वेशन ने हमें वैल्यू बता दी है कि कौन सी किस वैल्यू से ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या वैल्यू होगी, किस वैल्यू से हमारी अर्थ मूव करेगी अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर उसे हम h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से प्लेस करेंगे। लेकिन ये वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हमें r नॉट की वैल्यू पता हो, gh की वैल्यू पता हो, तब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे, तब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं ये अर्थ है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको पता है वो जो सरफेस ऑफ द अर्थ के बहुत ज्यादा पास प्लेस की जाती है। मैं कंसीडर करता हूं जो एक सैटेलाइट है उसको मैंने बहुत ज्यादा पास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ को प्लेस कर दिया है। अब आप मुझे खुद बताएं, यहां से लेके यहां तक जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस है, लेकिन अब हाइट का बहुत सिंपल इतना सा डिस्टेंस बनेगा। मैं हाइट को बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए, बहुत स्मॉल डिस्टेंस बनेगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि आर जो होगा वो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द हाइट। देन हम क्या करेंगे, देन वी neglected the height, so इक्वेशन 3 जो है वो बिकम्स क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं हम उसको। इक्वेशन 3 बिकम्स हो जाएगी v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gh, और यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल r आ जाएगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया r जो हो जाएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइट। और ये किन केसेस में होता है, ये उन केसेस में होता है जहां पे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूजुअली अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा पास प्लेस की जाती है। इसके अलावा अब आप खुद मुझे बताएं, अब ये बहुत ज्यादा अगर इसके पास प्लेस कर दी गई है तो GH, ये हाइट पे थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स एट सम हाइट पे है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पास है तो हम GH को भी यहां पे रिप्लेस नहीं कर देंगे। GH किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन आपने यहां पे इस तरीके से ये पॉइंट बता देना, देन आपने लिखना है देन V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GR हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं और देखते हैं जो हमारी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब होती हैं उनकी वैल्यूज को हम किस तरीके से ऐड करके या पुट करके ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं। हमें पता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे अंदाज से पता है। जी की वैल्यू जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। मैं आपके लिए बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। आर इज द क्या है, मैंने यहां पे लिखा था, आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो हम क्या करने लगे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर, अब इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 का नेम दे देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग
putting all values in equation 4 कहना था, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में जब वैल्यूज पुट करते हैं, v नॉट एज इट इज आ जाएगा, g की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एज इट इज, g की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके साथ हम किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, r को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। इस तरीके से इनको ऐड कर लिए, इनको वैल्यूज को पुट कर लिए। आइए अब हम इसको आंसर देते हैं। आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व करें पूरा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 रेज की पावर 6। देखते हैं हमारा आंसर क्या आ गया है। इसके बाद इसका अंडर रूट लेने आंसर का, जब अंडर रूट लेंगे आपके पास आ जाता है आपका आंसर 8000 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, 8000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा जो आंसर है हम उसको किलो में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। लेकिन अगर आप इसको और में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब और में कन्वर्ट करेंगे इसको 3600 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 29,000 किलोमीटर पर आवर। अब आप जल्दी से अपनी बुक निकाल लें ताकि मैं बुक से भी आपको एक दफा रीड आउट करवा दूं। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको जो डिस्टर्ब करे उस पॉइंट को हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। जल्दी से आपने अगर अपनी बुक ओपन कर ली है तो आइए अब इसमें हम देखते हैं हमने क्या करना है। रीडिंग करनी है हमने। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बुक का पेज नंबर 113 ओपन कर लेना है। जल्दी से आप अपनी बुक का पेज नंबर 113 ओपन कर लें। अपने हाथ में पेन एंड पेंसिल जरूर रखिएगा ताकि आप उसकी हेडिंग देते जाएं। हेडिंग से आपको आसानी होगी लिखने में, और हेडिंग जब आप दे देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है इसी तरीके से टॉपिक को याद करना। आइए अब सबसे पहले जो हमने हेडिंग देनी है वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। देखिए कुछ वर्डिंग मैंने बोर्ड पे अपनी भी लिखी है, कुछ जो है वो बुक से सिमिलर भी है, तो आपकी अपनी मर्जी है। आप बेशक जो बोर्ड पे मैंने लिखा था वो वाली वर्डिंग याद कर लें, ज्यादा बेटर है आप बुक वाली वर्डिंग को याद करें, आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि जो है मेरी जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है वो बुक से ही रिलेट करती है। तो आइए अब हम बुक को एक दफा रीड कर लेते हैं। A satellite requires centripetal force, मतलब सेंटीमीटर रिक्वायर्स का मतलब होता है इसे चाहिए, सैटेलाइट को चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। मतलब ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द अगर सैटेलाइट को मूव करना है तो इसको चाहिए क्या चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। द ग्रेविटेशनल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर आती कहां से है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेसेसरी का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जिसके बगैर ये सैटेलाइट मूव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये अर्थ है, अर्थ के अगर ऊपर एक सम स्पेसिफिक हाइट पे मैंने यहां पे क्या कर दी है, एक सैटेलाइट को प्लेस करवा दिया है। ये सैटेलाइट अगर मूव करना चाहती है ना सर्कुलर पार्ट अराउंड द अर्थ, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी इसके बाद, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ, वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स किसको, इस सैटेलाइट को। अब नेक्स्ट यहां तक आपकी इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है वो हेडिंग दे दें, डेरिवेशन की हेडिंग। डेरिवेशन की हेडिंग जब देंगे यहां पे अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m, एक मैस m की सैटेलाइट हमने कंसीडर कर ली। रिवॉल्व का मतलब होता है सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाना। अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h in an orbit of radius r0 with a velocity with the orbital velocity v0। इस चीज को मैं बहुत अच्छे अंदाज से पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसमें कोई इतना मुश्किल वर्ड भी नहीं है जो आपको समझना है। The necessary centripetal force required is given by equation। अब देखिए इक्वेशन के आगे 3.26 लिखा हुआ है। आपने 3.26 कभी भी इक्वेशन का नंबर नहीं देना, ये तो फिर ऐसे होगा ना आप बुक से बिल्कुल सारा जो है वो रट्टा लगा रहे हैं। तो आपने लिख देना है 3.6 की जगह गिवन बाय इक्वेशन।
बिलो लिख दीजिएगा। और फिर आपने क्या लिखना है, यहां पे इन्होंने वो पुरानी वाली जो है आपकी जो कहते इक्वेशन का जो है उन्होंने हाईलाइट किया। आप यहां पे बेहतर अंदाज से लिख लें, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब फिर इसके बाद आप नीचे यहां से लिख दीजिएगा, यहां पे आप बता दीजिएगा जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा v है यहां पे आप इस तरह लिख सकते हैं, v को हमने किसके इक्वल कर दिया, v नॉट के इक्वल कर दिया, r को किसके इक्वल कर दिया, r नॉट के इक्वल कर दिया। देन आप इस तरीके से लिख दीजिए, देन above equation becomes above equation जो ये वाली इक्वेशन जो becomes हो जाएगी एफ सी इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर ओवर आर नॉट। इसके बाद आप दोबारा अपना सारा पॉइंट स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट and is equal to the weight of the satellite w dash mgh। अब gh कैसे आएगी मैं आपको बता चुका हूं, 10 fc is equal to w dash is equal to mgh। और इसके बाद सारी डेरिवेशन मैं आपको अच्छे अंदाज से समझा चुका हूं। देन इक्वेशन 5.10, आपने इक्वेशन 5.10 नहीं कहना, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था आपने इस इक्वेशन को क्या नेम देना है, तो काइंडली आपने वही नेम से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। देन हम देखते हैं गिव द वेलोसिटी, हमें इक्वेशन 5.10 क्या करती है, वेलोसिटी देती है, विच अ सैटेलाइट मस्ट पोजेस का मतलब होती है रखना, when launched in an orbit of radius r, और रेडियस r किसके इक्वल है, r plus h around the earth। एंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है बहुत करीब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गई है, बहुत करीब जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आपने एक बात जरूर याद रखनी है, हो सकता है आपको यहां पे लग रहा हो ये इज इक्वल टू है, नहीं ये इज इक्वल टू नहीं है। यहां पे मैंने क्या किया है, GH को अप्रोक्सीमेट किया है, ये मेरी अप्रोक्सीमेट मैंने इसलिए इसको बड़ा करके लिख दिया है। ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के इक्वल होगी, इज इक्वल टू नहीं था। मतलब ये कि हमारी जो हमने सैटेलाइट को बिल्कुल ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेस किया था, यहां पे कहते हैं वो बिल्कुल अर्थ की सरफेस की जो ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके इक्वल नहीं होगा, उसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझे वो क्या कह रहा है, एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड, अप्रोक्सीमेशन हम मेड करेंगे फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमारी सैटेलाइट, ये देखेंगे हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर हम सैटेलाइट को यहां पे बहुत करीब अर्थ की सरफेस के पास करीब जो है वो प्लेस करते हैं, अब उम्मीद है आपको नजर अच्छा अंदाज से आ रहा होगा, प्लेस करते हैं, तो ये कह रहा है कि इस जो अर्थ जो हमारी ये सैटेलाइट है इसकी हाइट जो है बहुत ज्यादा कम है एज वेल सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कह देते हैं जो हमारा रेडियस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है हाइट से, इसी वजह से हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं हाइट को। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या हो जाती है, V नॉट इज इक्वल टू GH/R। अब मैंने ये बता दिया क्योंकि हमने अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्लेस किया, इससे हम क्या कहते हैं हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट सम हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है G के इक्वल हो जाती है। देन हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने अपनी वैल्यूज को निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए एंड पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा।